Okay, so today we will start the next chapter, that is the DC circuit. Okay, so first of all you need to understand that what is the difference between AC and DC. अच्छा, AC जो होगा वो आपका लाइक उसमें टू एंड फ्रो मोशन होगा. ओके, AC में जो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे फॉर सम इंटरवल ऑफ टाइम, एंड फॉर द अदर इंटरवल ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में मूव करेंगे. इट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है. लाइक अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी आप यूज़ कर रहे हो. ओके, लाइक जिस तरह पाकिस्तान में होता है, इट डिपेंड ऑन द कंट्री के कौन सी कंट्री में आप हो. लाइक इफ़ यू आर इन पाकिस्तान, सो पाकिस्तान की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है. अगर आप अमेरिका या वहाँ पे चले जाओ तो वहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी 60 या इस तरह 70 होती है. अच्छा, तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी मीन्स कि आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1 डिवाइड बाई एफ विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 50 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0.01 सेकेंड. 0.01 या 0.02 है या 0.02 सेकेंड. सो 0.02 सेकेंड. सो for 0.02 divided by 2 second, like for 0.01 second this electron will move in this direction, and for the other 0.101 second this electron will move in the opposite direction. Okay, तो AC में ये होता है, जो कि DC में ये नहीं होता. टू एंड फ्रो मोशन AC में होता है. DC में आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा लाइक दिस, और DC में आपका फ्रिक्वेंसी ज़ीरो होता है. ऐसे है. सो DC में भी हमारे पास टू टाइप्स होते हैं. एक आपका होता है पल्सेटिंग DC और दूसरा टाइप आपका होता है दैट इज़ द कांस्टेंट DC. कांस्टेंट DC मीन्स जिस तरह हमारे पास बैटरीज होते हैं तो वो आपके कांस्टेंट DC होते हैं. 5 वोल्ट बैटरी तो वो आपका 5 वोल्ट कांस्टेंट रहता है. ऐसे ही उसके टर्मिनल पे. जबकि पल्सेटिंग DC आपका कांस्टेंट नहीं रहता, वो आपका कुछ इस तरह का होता है. अच्छा, if you have AC and you need DC, so what you will do, you will need to put एक आपका इन्वर्टर होता है. so you will use the rectifier. so ये इसके मिड में आपने रेक्टिफायर कनेक्ट करना है. so ये आपका इनपुट साइड हो जाएगा, यहाँ से आपने AC देना है. so at the output side it will give you DC. If you want to convert DC into AC, then you will use inverter. उसको हम इन्वर्टर कहते हैं. सही है. तो अच्छा सर, मैंने वैसे ये चाह रहा था कि आज हम ये चैप्टर बस एक दफ़ा देख लें. सवाल सर हम खुद ही कर लेंगे बाद में. उसके बाद सर जो पार्टिकल फिजिक्स है ना आगे, हम उसको सर्कल से शुरू करते हैं. एक हफ्ते में वो करें, उसके क्वेश्चंस करें, बिकॉज हम ना बहुत पीछे रह गए कोर्स में, फिर वो इशू हो जाएगा. वैसे आप लोग के एग्जाम्स कब है फाइनल? सर मेरे एग्जाम्स में ना डेट 47 डेज हैं. 47 डेज नहीं, फाइनल सर. ये एग्जाम नहीं सर, कैम्ब्रिज के जो एग्जाम्स हैं वो तो मैंने अगले साल ही देने हैं, लेकिन स्कूल के फाइनल एग्जाम्स में. स्कूल के फाइनल एग्जाम में 47 डेज हैं और पूरा बुक आएगा. जी सर. सर एएस का सारा सिलेबस आएगा, उसमें वेव्स भी आएगा, सुपरस्टिशन भी आएगा, और बिल्कुल तकरीबन पूरी बुक तो नहीं सर, जो एएस के टॉपिक्स है ना वो आएंगे. जिस तरह जो हमने पहले 6 चैप्टर किए हैं वो आएंगे जो हम तैयार कर चुके हैं. उसके बाद ये प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सारा कुछ आएगा. उसके बाद सिर्फ पार्टिकल फिजिक्स का टॉपिक है, वो मैं सिलेबस आपको भेज दूंगा ना कौन कौन से. एएस का सिलेबस आएगा फर्स्ट ईयर का, और सर फिर वेव्स और सुपरस्टिशन है. यानी आप कह सकते हैं कि सर इसके बाद कोई 3 चैप्टर्स और हैं. जी ओके, हो जाएगा फिर 3 to 4. अच्छा, तो यहाँ यस सो उसका अच्छा इसमें और क्या है, इसमें उन्होंने स्टार्ट में कुछ सैम्बल्स दिए हैं. ओके, तो सैम्बल्स में सारे तो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि सैम्बल्स को भी जब आपने सर्किट को ड्रा करने तक इन्हीं सैम्बल को यूज़ करना. अक्सर कुछ टीचर होते हैं इस तरह जो सैम्बल्स के भी मार्क्स काट देते हैं. तो थर्मिस्टर को आपने इस तरह रिप्रेजेंट करना है. डायोड्स तो आपको पता होगा, कैपेसिटर ये तो सारे पता होंगे. दिस इज द लाइट एमिटिंग डायोड. अच्छा, ट्रांसफार्मर में जब एयर कोर होगा तो उसको आपने मिड में कोई लाइन ड्रा नहीं करना. दिस लाइन जो ट्रांसफार्मर के मिड में अक्सर 2 लाइंस पैरेलल लाइंस होते हैं, उसको इट मीन्स कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के वायरिंग में जो कोर यूज़ हुआ है दैट इज़ द आयरन कोर. वो ईयर कोर नहीं है, ईयर में नहीं है इस तरह के. ईयर में आप
का ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, उसमें कोई ना कोई कोर होगा। जब पैरेलल लाइंस होंगे तो इट मीन्स कि आपका कोर जो है दैट इज़ द आयरन कोर या और होंगे। अच्छा, गैल्वेनोमीटर विच इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट एंड इट इज़ आल्सो यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को हम इससे मेजर भी कर सकते हैं। सही, तो ये आपका सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये यहाँ पे आएगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये यहाँ पे आएगा। दिस इज द वेरिएबल रजिस्टर। तो ये कुछ होते हैं जो रिलेस को आपने इस तरह रिप्रेजेंट करना है, ये दिस विल बी न्यू फॉर यू। ओके, रिले क्या होता है एक्चुअली? रिले आपका दैट इज़ द स्विच प्लस ब्रेन, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये आपका एक इंटेलिजेंट स्विच होता है। सही है। सो ये इस तरह नहीं होता कि आपने इसको ओपन क्लोज करना है, ये कुछ कंडीशंस होते हैं, तो अगर उस कंडीशन को सर्किट उस कंडीशन को क्रॉस कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये अब स्विच ओपन होगा या स्विच क्लोज होगा। सही है। लैम्प फिक्स रजिस्टर, ये इजी है बाकी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो इसको थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट्स है जो इस उसके उससे अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लेट्स से दिस इज़ योर जिंक प्लेट। ओके, या सो दिस इज़ योर कॉपर प्लेट, दिस इज़ योर जिंक प्लेट। तो दिस विल बी नेगेटिव टर्मिनल, दिस विल बी पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ द जिंक, दिस इज़ द कॉपर। तो इलेक्ट्रॉन विल लीव दिस कॉपर प्लेट्स एंड इट विल मूव टूवर्ड द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स आपका H2SO4 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे आ जाएंगे, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल, बट इट विल मूव फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट इनसाइड द बैटरी। ओके, तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि इनसाइड द बैटरी इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो दैट इज द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, इनसाइड द बैटरी। आउटसाइड द बैटरी इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी पिक कर लेगा, बैटरी से इलेक्ट्रॉन एनर्जी पिक कर लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को डिसिपेट कर लेगा, और फिर इलेक्ट्रॉन विद ज़ीरो एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन के पास ज़ीरो एनर्जी होगा। सही है। सो वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से फिर एनर्जी को पिक कर लेगा और इस तरह यहाँ पे फ्लो करेगा। सो यहाँ पे आपका एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, सो इसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस कह देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसको मैं ईएमएफ कह लेता हूँ। सही है। तो ईएमएफ क्या करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। ओके, इट विल मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो पोटेंशियल डिफरेंस उसको मेंटेन रखता है। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो तो फिर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस काज करंट टू फ्लो while EMF maintain the potential difference। ओके, अच्छा, दोनों की यूनिट्स आपके वोल्ट में होंगे। सही है। सो यूनिट सेम है तो इट डजंट मीन दैट कि दोनों आपके सेम ही हैं, इसमें काफ़ी डिफरेंस है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। और EMF इज़ द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम केमिकल टूवर्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी या सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इसमें हमारे पास फिर आ जाता है कि अच्छा, तो यहाँ पे इसके बाद हमारे पास इन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस को डिस्कस किया, वो तो हमें लास्ट टाइम काफ़ी अच्छी तरह से हमने डिस्कस कर लिया था, ये इक्वेशन भी हमने डिस्कस कर लिए थे। इफेक्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस विद पावर फॉर बैटरी। तो यहाँ पे आपका जब दिस इज़ द कर्व। ओके, जैसे जैसे आप पावर को रेजिस्टर को इंक्रीज करते जाओ, यहाँ पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको आप इंक्रीज करते जाओ तो आपका जो पावर होगा P = I² R।
तो आप जैसे रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाओ तो आपका पावर इंक्रीज़ होता जाएगा। सही है, बैटरी से जो पावर आएगा वो आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। इस तरह इंक्रीज़ होते होते एक पॉइंट आएगा when your internal resistance, when this resistance external resistance become equal to this internal resistance, तो फिर आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। ओके, ये अक्सर हम टेलीकम्युनिकेशन में या जो आपका लाउड स्पीकर होते हैं इसके एप्लीकेशन वहाँ पे होते हैं। सही, वहाँ पे हम नॉब को आगे पीछे करते क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करोगे तो जब वहाँ पे आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाते हैं तो वहाँ पे आपका वो जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा और वो जो वॉइस है उसमें वो नॉइस आपका ज़ीरो हो जाते हैं। तो इसके एप्लीकेशन अगर आगे एम्पलीफायर शायद एक चैप्टर आ जाए वहाँ पे इसके एप्लीकेशन हम फिर डिस्कस करेंगे। ये बस अभी ये आपने जहन में रखना है कि व्हेन योर इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड टू दी लोड। अच्छा, इसके बाद ये सीरीज़ और वो आ जाते हैं पैरेलल कनेक्शन, वो इजी हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे आपका वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, अक्सर एमसीक्यूज ये भी आता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से ये या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज़ द KCL। ओके, किरचॉफ करंट लॉ भी इसको हम कहते हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मीन्स के जितने चार्जेस यहाँ पे इस टर्मिनल में आएंगे तो उतने ही चार्जेस यहाँ से लीव करेंगे। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ओके, दिस इज द करंट, और करंट किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करते हैं। सो इसको आप इस तरह याद कर लिया करो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अच्छा, KVL वोल्टेज विच इज़ दी एनर्जी, तो वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करते हैं। सही है, अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन KCL और KVL शायद आप लोगों ने पढ़े हों ओ लेवल में। लॉ ऑफ KCL मीन्स के जितना करंट एंटर होगा उतना करंट लीव करेगा। सो योर करंट I इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल दी अदर करंट्स। योर करंट I1 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें क्या बताता है कि जितना भी वोल्टेज यहाँ से आप सप्लाई करोगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट डिपेंड ऑन द रेजिस्टर, लाइक योर दिस वोल्टेज E विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर V1 प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर V2। रेजिस्टर इन सीरीज और पैरेलल को आपने किस तरह फाइंड करना है, तो ये इजी है। ओके, अच्छा, यहाँ पे अक्सर MCQs आ जाता है कि लेट से आपके पास एक रेजिस्टर है दैट इज इक्वल टू 2 ओम, सेकेंड रेजिस्टर आपके पास हैं, दिस रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 2 ओम और R2 आपका दैट्स इक्वल टू 3 ओम, तो आपका एंड यू नीड 5 ओम। ओके, तो इसको आप सीरीज़ में कनेक्ट कर लो बिकॉज इन सीरीज योर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टर। बट इन if one resistance is 2 ohm and second resistance आपका 3 ohm है and you need resistance which is less than 2 ohm। ओके, तो फिर आपने क्या करना है, इन दोनों रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट करना, बिकॉज रेजिस्टर इन पैरेलल दैट्स विल बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 5 which is equal to 1.2 and 1.2 ohm resistance is less than the smallest resistance of all these resistance। okay, तो अक्सर MCQs आ जाता है। MCQs में क्या कहते हैं कि in series connection you will get the resistance, you will get the equivalent resistance and that resistance will be less than the smallest resistance, greater than the smallest greater than the highest resistance या none of the above। तो वहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए कि that should be greater than the highest resistance। लेकिन parallel में क्या होगा, parallel में you will get the equivalent resistance that will be less than the smallest resistance of these two resistors। अच्छा, तो इसमें यही पॉइंट था बस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर एंड पोटेंशियल पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियल डिवाइडर मींस के दिस इज द वोल्टेज। ओके, तो ये वोल्टेज आपका डिवाइड होगा इस रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में। ओके,
सो इफ़ यू वांट टू मेजर दिस वोल्टेज V1, तो क्या करना है, इसके लिए हम पोटेंशियल डिवाइडर रूल यूज़ करते हैं, एंड दैट रूल इज़ योर वोल्टेज V1 विल बी इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज विच इज़ V टाइम दिस रेजिस्टेंस विच इज़ अक्रॉस V1, तो वही रेजिस्टेंस आपने लेना है, डिवाइड बाय द समेशन ऑफ दिस टू रेजिस्टर विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2. ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल डिवाइडर. लाइक अगर आपका कहीं आपका पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है और आपने पोटेंशियल उस पोटेंशियल को मेजर करना है कि कितना डिवीजन हो रहा है, लाइक इन दिस केस मेरा ये वोल्टेज V पोटेंशियल डिवाइड हो रहे हैं V1 में प्लस V2 में. अब मुझे फाइंड करना है कि मेरा V1 वोल्टेज कितना होगा. सो यू विल यूज़ दिस फार्मूला, V1 वोल्टेज विल बी इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज टाइम दिस रेजिस्टर डिवाइड बाय द समेशन ऑफ दिस टू रेजिस्टर. For V2 this formula will become V into R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा. सही है, तो इसी तरह फाइंड करते हैं. लाइक अगर आपके पास दिस इज द सप्लाई, ओके, और आपके पास दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, दिस इज R5, ओके, और आपके पास ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द V5. आपने V5 फाइंड करना है विच इज़ अक्रॉस दिस रेजिस्टर. तो क्या करना है, आपने वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर R5 will be equal to V5 will be equal to this supply voltage which is V into time this resistor which is R5 divided by summation of all these resistor which is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 हो जाएगा. ये न्यूमेरिकल हम करेंगे, वहाँ पे ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे. सही है. सो दिस इज़ द पोटेंशियल डिवाइडर रूल. एक आपका करंट डिवाइडर रूल भी होता है जिसको हम पैरेलल सर्किट में यूज़ करते हैं. लाइक इफ दिस इज़ योर सप्लाई करंट, ओके, और ये करंट आपका डिवाइड हो रहा है, पैरेलल में आपका करंट डिवाइड होता है, सीरीज में आपका करंट सेम होता है. सो इफ़ यू वांट टू मेजर I1, तो फिर आपने करंट डिवाइडर रूल यूज़ करने. इफ़ दिस सप्लाई करंट इज़ I एंड दिस I करंट इज़ डिवाइडेड इनटू टू दीज टू पैरेलल पास. सो यहाँ पे आपका I1 है, आप यहाँ पे आपका I2 है. दिस रेजिस्टर इज़ R1, दिस रेजिस्टर इज़ R2, एंड यू वांट टू मेजर R1, तो यहाँ पे आपने करंट डिवाइडर रूल यूज़ करने. करंट डिवाइडर रूल क्या होगा? करंट डिवाइडर रूल इज़ लाइक योर दिस करंट I1, जिस तरह वहाँ पे V5 था, वोल्टेज डिवाइडर रूल में हम वोल्टेज फाइंड करते हैं, यहाँ पे करंट I1 करंट आपका हो जाएगा सप्लाई करंट I टाइम दिस रेजिस्टर. ओके, ये रेजिस्टर आपने नहीं लेना, ये रेजिस्टर आपने लेना है करंट डिवाइडर रूल में R2 डिवाइड बाय द समेशन ऑफ दिस टू रेजिस्टर विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2. सही है. सो दिस इज द करंट डिवाइडर. R1 नहीं लेना इसमें, या यहाँ पे R1 नहीं लेना. लाइक इफ आई एम गोइंग टू मेजर I2, तो करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है? करंट डिवाइडर रूल कहता है कि आपका करंट I2 क्या किसकी इक्वल हो जाएगा? सप्लाई करंट. जिस तरह वहाँ पे सप्लाई वोल्टेज था, तो इस तरह सप्लाई करंट. यहाँ पे आपने R1 लेना है, R2 नहीं लेना. वहाँ पे हम ये रजिस्टर लेते थे ना, यहाँ पे हमने ऑपोजिट लेना है थोड़ा सा, डिवाइड बाय समेशन ऑफ दिस टू रजिस्टर. सो दिस इज द करंट डिवाइडर रूल, ओके, एंड दैट इज द पोटेंशियल डिवाइडर रूल. राइट सर. अच्छा, इसके बाद पोटेंशियोमीटर आ जाता है, एक न्यू टॉपिक है, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. पोटेंशियोमीटर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड अप कर लेते हैं. अच्छा, हमारे पास क्या होगा? हमारे पास इस तरह है कि एक आपका वोल्ट मीटर होता है, एक आपका पोटेंशियोमीटर होता है. सही. अच्छा, वोल्ट मीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज. पोटेंशियोमीटर इज आल्सो यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज. ओके, पोटेंशियोमीटर को भी हम वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज, मैं potentiometer will give you the accurate value. Okay, it will give you the accurate value. Like ये इसमें एरर के चांसेस कम होंगे. पोटेंशियोमीटर में जो आपका वैल्यू आएगा दैट्स विल बी नियर टू आइडियल वैल्यू, वाइल वोल्टमीटर में जो आपका जो
वैल्यू आएगा दैट्स विल नॉट बी, वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर पोटेंशियोमीटर मुझे एक्यूरेट वैल्यू दे रहे हैं, सो मैं पोटेंशियोमीटर को क्यों यूज़ नहीं करता डेली लाइफ में। जब भी मैंने वोल्टेज को मेजर करना है तो हम कहते हैं कि हमने वोल्ट मीटर को उठा लो, वोल्ट मीटर को यूज़ कर लो, पोटेंशियोमीटर को हम यूज़ नहीं करते। तो इसके बेसिकली दो रीज़न्स है। फर्स्ट रीज़न इज़ इट्स ह्यूज साइज़। पोटेंशियोमीटर को आप देख लो, लैब में शायद आपने देखा होगा, ये काफ़ी बड़े साइज़ का होते हैं, सही है। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ दैट ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके पोटेंशियोमीटर के थ्रू अगर आपने वोल्टेज को मेजर करना है, सो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, जबकि वोल्टमीटर के थ्रू हम काफ़ी बहुत विद इन 1 मिनट हम उसमें वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा। Yes, तो sir. इसी दो रीजंस की वजह से हम मोस्टली अपनी डेली लाइफ में वोल्टमीटर को यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर को हम यूज़ नहीं करते इतना। जबकि पोटेंशियोमीटर का जो वैल्यू होगा दैट्स Okay, विल बी sir. एक्यूरेट देन दी वोल्टमीटर रीडिंग या वोल्टमीटर वैल्यूज। Yes, sir. अच्छा, इसके कुछ यूजेस हैं, सही है। इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू आप सेल के वोल्टेज को भी पोटेंशियोमीटर के थ्रू आप ईएमएफ को भी मेजर कर सकते हो, सही है। पोटेंशियल Okay, sir. ईएमएफ ऑफ ए सेल, सही है। पोटेंशियोमीटर के थ्रू आप ईएमएफ को भी मेजर कर सकते हो। पोटेंशियोमीटर के थ्रू आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, Yes, sir. कंपैरिजन ऑफ टू सेल भी आप कर सकते हो। लाइक अगर दो सेल्स हैं आपके पास, आपने कंपेयर करने, तो उसको भी Right. कंपैरिजन को भी इसमें आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। पोटेंशियोमीटर के थ्रू आप इंटरनल रेजिस्टर को भी मेजर कर सकते हो। इतने सारे यूजेस हैं इसके, सही है। पोटेंशियोमीटर के थ्रू आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को भी मेजर कर सकते हो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पोटेंशियोमीटर के सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में आपका एक सप्लाई वोल्टेज होता है इस तरह, और यहाँ पे आपका एक रेजिस्टिव वायर होता है, सही है। यहाँ पे आपका एक रेजिस्टिव वायर होता है जिसको मैं रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज नॉट द सिंपल वायर। ये तो आपका कॉपर या एल्यूमिनियम वायर होगा, ये वाला, ये ब्लैक वन, ये आपका बैटरी हो जाएगा। लेकिन ये आपका कॉमन वायर नहीं है, लाइक कॉपर नहीं है। ये आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ वायर है जिसको रेजिस्टिव वायर कहते हैं, जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, सही है। एक फ्लैट वायर होगा इस तरह, लेकिन ये रेजिस्टिव वायर होगा। अच्छा, द लेंथ ऑफ दिस रेजिस्टिव वायर इज, लेट्स से दैट इज एल। ओके, ये आपका एल है। अच्छा, तो दिस वोल्टेज जो होगा वो किसके क्रॉस है, वो इस एल लेंथ रेजिस्टर के क्रॉस है। सो योर वोल्टेज इज इक्वल टू एल लेंथ। ओके, अच्छा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, योर दिस विल बी इक्वल टू वी डिवाइड बाई एल हो जाएगा। दिस इज 1। अच्छा, लेट्स से यहाँ से यहाँ तक जो मेरे पास लेंथ है दैट इज एक्स, अननोन लेंथ। ओके, लेट्स से ये मेरे पास अननोन लेंथ है, सो दिस इज एक्स। तो यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट करना, तो यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड पे भी एक्स को मल्टीप्लाई कर लो, और राइट साइड पे भी आपको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ द मैथमेटिक्स रूल। जो इक्वल के लेफ़्ट साइड पे करना होगा, इक्वल के राइट साइड पे भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो एक्स के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्स विल बी इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट दिस लेंथ टाइम्स एक्स हो जाएगा। ओके, सो दिस विल गिव यू दी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस लेंथ एक्स। ओके, आपको क्या करना है, इफ़ यू वांट टू मेजर दिस वोल्टेज, तो ये सप्लाई वोल्टेज आपको मेजर करना पड़ेगा, ये लेंथ मेजर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका एक मीटर रोड होता है, इस रेजिस्टिव वायर के साथ एक मीटर रोड होता है इस तरह, ये फिक्स कनेक्टेड होता है, वोल्ट मीटर में ये फिक्स होते हैं, सही है। तो उस पर इस तरह वो कैलिब्रेटेड मीटर रोड होता है, तो उसके ऊपर आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टिव वायर कितना होगा, सही है। अगर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखा है, तो आपने फिर वो 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, वो आपने यहाँ पे लेना है। यहाँ पे आपने चेक करना है कि यहाँ पे कितना है लेंथ,
ये लेंथ कितना है तो वो आपने यहाँ पे पुट करना है, सप्लाई वोल्टेज पुट करें, सो यू विल गेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस लेंथ एक्स। ओके, अच्छा तो आपका लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज बी, सो वी ए सी क्या हो जाएगा, वी ए सी दैट्स विल बी इक्वल टू वी डिवाइड बाई एल टाइम्स एक्स हो जाएगा। अच्छा, V आपका सप्लाई वोल्टेज है, ये फिक्स है, ओके, ये चेंज नहीं होगा। L भी आपका फिक्स होगा क्योंकि पोटेंशियोमीटर है जो है हमारा वो या L भी आपका फिक्स होगा, V भी फिक्स होगा, X आपका वेरिएबल होगा। यहाँ पे आपका एक स्लाइडिंग कंटेक्ट होता है इस तरह, उसको हम आगे पीछे करें तो X आपका चेंज होता जाता है। तो दिस विल बी योर कांस्टेंट, लेट्स से आई एम रिप्रेजेंटेड दिस बाय सिंबल के विच इज कांस्टेंट, ओके, इसका फिक्स वैल्यू है। सो ये वी ए सी आपका के एक्स के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब इस तरह कर लेते हैं कि इसके साथ एक दूसरा कनेक्शन मैं कर लेता हूं, इस तरह कर लेता हूं मैं कि यहाँ पे एक कनेक्शन ले आता हूँ। सही, वी ओवर एल के इक्वल कैसे है? एक्चुअली दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है, ठीक है, या ये आपका चेंज होगा, वो सॉल्यूशन लेकिन ये बोथ वैल्यूज कांस्टेंट है। अच्छा, अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा माइनर चेंज जिस कर लेता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट से मैं एक वायर ले आता हूँ, कॉपर वायर यूज़ कर लेता हूँ, सही है। यहाँ पे मैं एक बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ जिसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे हो और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे हो। यू शुड बी वेरी केयरफुल ओवर हियर, ओके। नेगेटिव टर्मिनल आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है यहाँ पे सेल का, दिस इज सेल, दिस इज बैटरी, दिस इज सेल, ओके, सेल ई। तो ये आपका स्लाइडिंग कंटेक्ट बन गया, ओके। अब इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को मैंने यहाँ पे रखना है या इस तरह इसके ऊपर कोई भी पॉइंट पे रख लो तो वो आपका एक्स वैल्यू हो जाएगा। सो इस लेट से मैं इसको इस सी पॉइंट पे रख लेता हूँ, सही है। सो आपका ये क्या हो जाएगा, दिस सेल वोल्टेज, ये दोनों पैरेलल में हो गए, सो वी ए सी विल बी इक्वल टू ई। So now your VAC that will be equal to E, which is equal to K into X. Got it? Yes sir. अच्छा, अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको मैं EA नाम दे देता हूँ। So EA आपका क्या हो जाएगा, EA आपका हो जाएगा दैट्स इक्वल टू के इंटू एक्स हो जाएगा, सही है। और लेट से यहाँ पे था तो एक्स ए हो गया। एक्चुअली यहाँ पे आपका गैल्वानोमीटर होता है, सही है। तो ये सेल EA जो है ना, इस सेल को जब आप कनेक्ट कर लो यहाँ पे, तो आप इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को यहाँ पे ले आओ तो आपको 0 वोल्ट देगा, लेकिन जैसे जैसे गैल्वानोमीटर आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा, इट मीन्स कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को इस साइड पे ले आओ एंड इट विल कम ऑन सी पॉइंट, तो फिर क्या हो जाएगा, गैल्वानोमीटर आपको 0 करंट शो कर देगा, गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, वो डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल 0 हो गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस अब 0 हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ओके। इस यहाँ का पोटेंशियल बिकम इक्वल टू दिस एक्स पोटेंशियल, ओके। तो आपका ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो स्टॉप कर लेगा। सो आपने यहाँ पे स्टॉप कर लेना है, इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को यहाँ पे स्टॉप कर लेना है और यहाँ पे आपका इस डिस्टेंस को आपने मेजर करना है। सो वो डिस्टेंस आपका ई एक्स ए हो जाएगा। सो योर ई ए विल बी द इक्वल टू द के इंटू एक्स ए हो जाएगा, सही है। समझ आ गया यहाँ तक? हेलो, यस सर। अच्छा, अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस सेल को उतार देता हूँ, ओके। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट अनदर सेल दैट इज ई बी, ओके, जिसकी वैल्यू डिफरेंट है ई ए से। मैंने दूसरा सेल उठा दिया, सही है। सेल जो सिंपल सेल नहीं होता 1.5 वोल्ट का वो या 2 वोल्ट का, तो वो मैंने उठा लिया, यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब मेरे पास गैल्वानोमीटर दोबारा डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि नाउ this different cell voltage is not equal to this AX voltage drop across this X.
अब मैंने क्या करना है, इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को इसके ऊपर आगे पीछे करना है। लेट से मैंने स्लाइडिंग कंटेक्ट को यहाँ पे ले आया हूँ, यहाँ पे आपको ये स्लाइडिंग कंटेक्ट जो है इसने गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया इस पॉइंट पे। तो ये यहाँ पे जब मैं ले आया हूँ इसको, तो ये डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा था। सो इट मीन्स कि ई बी वोल्टेज आपका यहाँ पे यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्स बी, ये आपका एक्स बी हो जाएगा। ओके, सो नाउ योर ई बी विल बी इक्वल टू के इंटू एक्स बी हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब्दुल वासित समझ आ गया ये? रिपीट कर दे सर एक दफा। अच्छा, मैंने क्या किया, अब मैंने दूसरे सेल को उठा लिया है। ओके, वो सेल ई ए था, वो तो समझ आ गया था ना आपको? जी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने उसी सेल को उतार दिया, मैंने दूसरे सेल को कनेक्ट कर लिया ई बी को। तो पहले स्लाइडिंग कंटेक्ट यहाँ पे था, अब मैंने दोबारा आगे पीछे करना है इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को, कभी आगे करना है कभी पीछे करना है। गैल्वेनोमीटर को मैंने नोट करना है, जब मैंने वहाँ पे स्टॉप करना है स्लाइडिंग कंटेक्ट को जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, वो डिफ्लेक्शन ना करे। ये डिफ्लेक्शन करेगा, डिफ्लेक्शन मीन्स कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज नॉट इक्वल टू 0। जब डिफ्लेक्शन 0 स्टॉप कर लेगा तो इट मीन्स कि आपका करंट 0 हो गया। तो करंट कब 0 होगा जब आपका दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए। सही है? यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे जो पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाएं तो फिर आपका ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करेगा। ओके, सो लेट से यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरा ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। सो इट मीन्स कि यहाँ पे मेरा करंट 0 था। ओके, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस आपने मेजर करना है, दैट्स विल बी इक्वल टू एक्स बी, वो डिस्टेंस आपका एक्स बी हो जाएगा। ओके, सो फॉर ई बी योर दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एक्स बी, सो ये आपका एक्स बी हो जाएगा। ओके सर, हमारा के उसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे या हम उसको के किस चीज की को रखेंगे? किसकी, दोबारा रिपीट कर लो। जो आपने के कांस्टेंट रखा है, इसका आपने वैल्यू फाइंड करना है। इसका के का वैल्यू आपने वोल्टेज कितना लिया है वो आपने नोट करना है, और ये लेंथ कितना है ये फिक्स होता है, ये भी आपने नोट किया। तो इसका फिक्स वैल्यू आ जाएगा आपके पास, दोनों केसेस में फिक्स वैल्यू होंगे। ओके सर। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ई ए डिवाइड बाय एक्स ए, दैट्स विल बी इक्वल टू के वैल्यू, एंड के वैल्यू इज इक्वल टू ई बी डिवाइड बाय एक्स बी। यस सर। अच्छा, आपके पास एक्स ए भी होगा, एक्स ए आपके पास नॉन होगा। ओके, एक्स बी भी आपके पास नॉन होगा, क्योंकि वो तो सिंपल है, आपने मीटर रोड के ऊपर देखना है और मीटर रोड के ऊपर ये लेंथ मेजर करना है। सो यू विल गेट एक्स बी, और ये आपके पास ये लेंथ आपके पास एक्स ए आ जाएगा। सो एक्स बी भी होगा, एक्स ए भी होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, ई ए, लेट से आपके पास ये सेल अननोन था, आपने सेल की वोल्टेज को मेजर करना था। सही है? तो आपने क्या करना है, इसको मैंने फाइंड करना था। मेरे पास एक दूसरा सेल पड़ा था, उसका वोल्टेज मुझे पता था, लेट से वो आपका 5 वोल्ट सेल था। सही है? तो एक नॉन सेल आपने लेना है, और एक अननोन सेल को, अगर अननोन सेल के वोल्टेज को अगर आपने फाइंड करना है तो उसके साथ आपने अपने साथ एक नॉन सेल को रखना है। नॉन सेल मीन्स कि उसके वोल्टेज आपको पता हो, तो फिर आपने ये इक्वेशन यूज़ करना है। नॉन सेल मेरे पास क्या था, 5 वोल्ट था। सो इसके थ्रू मेरे पास अननोन सेल का वोल्टेज फाइंड कर लोगे इस इक्वेशन के थ्रू। ओके ओके सर। या लाइक आपने जब भी पोटेंशियोमीटर के थ्रू मेजरमेंट करना है तो एक नॉन सेल आपने, लाइक वो सेल जिसका वोल्टेज आपको पता हो पहले से, एक दफ़ा आपने अननोन सेल यहाँ पे रखना है और एक्स ए फाइंड करना है। उसके बाद आपने नॉन सेल को रखना है जिसका वोल्टेज आपको पता हो, फिर आपने एक्स बी को मेजर करना है, फिर आपने ये फार्मूला यूटिलाइज करना है, और इसी फार्मूला के थ्रू आपने फिर मेजरमेंट यू कैन फाइंड दी पोटेंशियल अननोन सेल। ओके, अननोन सेल वोल्टेज आप मेजर कर सकते हो। अच्छा, इसमें दो मेन इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें, पॉइंट्स हैं, उनको आपने यू शुड बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर। एक पॉइंट ये है कि
जो आपका सेल का ये टर्मिनल होगा वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। इस तरह नहीं करना कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अपने पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। ओके, यू शुड बी केयरफुल ओवर हियर। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपका बैटरी का ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ बैटरी, दैट शुड बी ग्रेटर देन द सेल ईएमएफ। ओके, ये ओके सर। ये दैट शुड बी ग्रेटर देन सेल्फ ईएमएफ। ये क्यों ग्रेटर होना चाहिए इस पे आप सोच लो। ओके, क्लास के बाद अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा हो आपको तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसको इस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। राइट सर। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लेंगे, फिर नेक्स्ट से फिर वो स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, वो आपने क्वेश्चन सेंड किया था वो सॉल्व हो गया था या नहीं? सेंड कर दिए हैं आपने? जी। So, question: solve the following linear simultaneous equation. Okay, 2x minus 3y is equal to ये 12. तो इजी होना चाहिए। 3x 3x plus 4y equals to 1। फिर इसको हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि एड मैथ में सारा कुछ सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो ओके, सो सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। सो यहाँ से आपने इसको x is equal to 1 minus 4y over 3 या x is equal to 12 plus 3y over 2। यहाँ पे पुट कर लो। सो दिस विल बी 36। 8y कहाँ से आ गया? अच्छा सही है। 17y 17 cross multiplication. Okay, so your x value, that will be equal to 12 plus 6 divided by 2, 18 divided by 2, which is equal to 9. Now if you want to check this, so 2x value is 2, 3y value is 9. No, y value is 2 and x value is 9. So that's equal to 12. 9 times 2 is 18 minus 6 is equal to 12. So your 12 will be equal to 12. So it means के आंसर मेरा सही है। इसका पिक्चर ले लो। ले लेते हैं। x is equal to 2 and y is equal x is equal to 9। ले लिया पिक्चर। अच्छा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 2x plus 3y plus 2 is equal to 0 with the curve 2xy is equal to -1। इस क्वेश्चन को हम एंड पे कर लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को हम एक ऑनलाइन ग्राफ प्लॉटर है उस पे भी हम इसको ड्रा कर लेंगे। सही है, प्रैक्टिकली भी इसको हम कर लेंगे ग्राफ प्लॉटर के थ्रू वो हम पे करने। अच्छा, इसको कर लेते हैं। x square, this is x square plus y square is equal to 9 and your x plus y is equal to 2. So x square plus y square is equal to 9. So substitution method use कर लेते हैं तो this will become 2 minus y हो जाएगा। So यहाँ पे put कर लो तो 2 minus y whole square plus y square। y square। So this will be equal to होल स्क्वायर रूट ले लेंगे। होल स्क्वायर रूट ले लोगे आप? नो नहीं मतलब ऐसा इस इक्वेशन का अगर स्क्वायर रूट ले लें तब भी तो इस तरह आ सकता। So दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लिया। so वेट उस तरह भी चेक कर लेंगे। सो दिस विल बी y स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 9। सो ये आपका क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4y plus 4 minus 9 is equal to 0. So your 2y square minus 4y minus 5। -5। अच्छा, तो
कौन से मेथड से कर लें? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस तरह कर लेते हैं कि वही मेथड यूज़ कर लेते हैं। इन्होंने कहा है फॉर्मूला के साथ। अच्छा, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज़ कर लो, 4 हो जाएगा। ओके, सो 4 प्लस माइनस 56 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8 7.4 नहीं 7। 7.4 आ रहा है, 7.5 कर लो, 7.48 आ रहे हैं तो 7.5। इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दो, एक दफ़ा माइनस के साथ, सो फिर आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। सही है यहाँ से। सो योर y वैल्यू विल बी इक्वल टू, एक वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, 4 प्लस 7.5 डिवाइड बाई 4, सो y वैल्यू विल बी 2.875। अच्छा, अभी आप यहाँ पे कह रहे थे कि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो उसको चेक कर लेते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि सही होगा। ये तो रह नहीं क्या। ये गलत होगा। लेकिन स्क्वायर रूट लेना मैथ्स में तो गलत नहीं था। स्क्वायर रूट लेना मैथ्स में गलत नहीं था, बट दिस इज नॉट इक्वल टू द सेपरेशन ऑफ दिस, लाइक योर दिस होल स्क्वायर रूट this whole square root will not be equal to this। ओके, इसी वजह से ये गलत आ रहा है। अच्छा, तो आपने इसी तरह इसको सॉल्व करना है। ओके, एंड यू विल गेट टू वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, इसके साथ 2.875 आ रहा था, दिस इज द y वैल्यू। x वैल्यू क्या हो जाएगा? रिप्लेस कर। अच्छा, इसको अगर आपने चेक करना है तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। सो मेरे पास सही आ रहे हैं, नीचे 2 भी आ रहे हैं, ऊपर 9 भी आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ योर y वैल्यू एंड दिस इज़ योर x वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे आप इस तरह कर लो कि पॉजिटिव के ले लो कि अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप नेगेटिव को भी ले लो, और नेगेटिव के अकॉर्डिंगली x की वैल्यू को भी फाइंड कर लो। सही है। लेकिन टाइम अगर नहीं है तो फिर आप वो कर लो, पॉजिटिव वैल्यू को सिर्फ ले लिया करो। Next question, this is 2x square minus y is equal to 17, x plus 2y that's equal to 1। so यहाँ पे भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। समझ आ रहा है आपको? जी। ओके, 81 प्लस इंटू 4 टाइम्स 8 टाइम्स 15, 561 आ रहे हैं स्क्वायर रूट, सो 23.68 आ रहे हैं, प्लस 9 कर लो डिवाइड बाय 16, सो यू विल गेट 2 आ रहा है। 2 वैल्यू आपके पास y की वैल्यू आ गया। ये मैंने प्लस को लिया है। ओके, माइनस को भी कर लो तो आपके पास वो आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ दूसरा भी मैं कर लूंगा, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 2 बस। सो x वैल्यू विल इक्वल टू -3। अच्छा, क्वेश्चन 5 आप कर लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप मुझे मैसेज कर लेना, मैसेज के थ्रू हम फिर सॉल्व करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 2x + 2y + 2 is equal to 0 with the curve 2xy is equal to -1। कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करना है, तो इट मीन्स कि वी विल नीड टू फाइंड द एक्स वाई वैल्यू। कोऑर्डिनेट्स आपके किसके इक्वल होते हैं? एक्स वाई वैल्यू के। तो ये आपका क्या हो जाएगा? योर एक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2y, यहाँ पे पुट कर लो।
सो 2 इंटू -1 डिवाइड बाई 2y प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. दिस 2 विल कैंसिल बाई दिस 2. सो आपका -1 प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 2y विल बी इक्वल टू 0. ये समझ आ गया कि नहीं? ये समझ आ गया? लेकिन आपने काटा कैसे? नहीं. अच्छा, यहाँ पे देख लो, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर ली है. x वैल्यू इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2y. सो ये -1 डिवाइड बाई 2y यहाँ पे आ जाएगा. इंस्टेड ऑफ x आई पुट दी x वैल्यू. सो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड -1 डिवाइड बाई 2 आपके पास सही है. ऊपर मान लो. अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 तो नहीं, -1/1 आएगा. -1 डिवाइड बाई y आ जाएगा. तो हाँ ठीक है, सही है. अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे y को मल्टीप्लाई कर लिया है, यहाँ पे भी y को मल्टीप्लाई कर लिया है. वो समझ आ गया आपको कि नहीं? ये आपका कुछ इस तरह है. -1 डिवाइड बाई y प्लस 3y मल्टीप्लाई भी कर लो, डिवाइड भी कर लो, प्लस 2 मल्टीप्लाई भी कर लो y को, डिवाइड भी कर लो y को, ताकि सेम डिनोमिनेटर मेरे पास आ जाए, ताकि मैं सबको ऐड कर सकूँ. तो नीचे y आ जाएगा. इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेपरेट y आई रोट ओनली 1y. दैट्स इक्वल टू 0. तो 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो. सो 0 टाइम्स y इज इक्वल टू 0. 1 टाइम्स दिस थिंगी इज इक्वल टू दिस. सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लिया था. अच्छा, तो अब इस तरह कर लेते हैं कि उसी योर y वैल्यू विल बी इक्वल टू -b -2 प्लस -b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस -4ac. सो -12 ये आपका नीचे 2a b स्क्वायर 3 नहीं है, 3y स्क्वायर है. सो योर y वैल्यू विल बी इक्वल टू -2 प्लस 12 प्लस 4 इज 16. -2 कैसे? एक्चुअली -b आपका क्या है? दिस इज प्लस b प्लस. हाँ 2 सही है. ठीक तो है. ये आपका आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3. सो योर y वैल्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3. ओके, अब मैंने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपने पुट करना है. सो x वैल्यू विल बी इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2. y वैल्यू इज 1 डिवाइड बाई 3, तो 1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा. सो दैट्स विल बी इक्वल टू x वैल्यू विल बी इक्वल टू -1 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो 3 ऊपर आ जाएगा. सो -3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. दैट्स इक्वल टू x वैल्यू. ओके, x वैल्यू आपके पास 1 डिवाइड बाई 3 से क्या आता है? अब 1.66 कुछ. 1 डिवाइड बाई 3 से 1.66 आता है मेरे ख्याल में. No, एक्चुअली नहीं, 333. अच्छा 0.333. अच्छा, एंड 3 डिवाइड बाई 2 से क्या आता है? 1.555. ओह, मिस्टेक कर लिए मैंने. कहाँ पे मिस्टेक की है? क्या मतलब मिस्टर, आपको कैसे पता? यहाँ पे मैंने y की जगह ये x की जगह y की वैल्यू पुट कर दी है. अच्छा, x वैल्यू ये हैं, y वैल्यू ये हैं, सही है. अब इस तरह कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं. तो इस इक्वेशन के थ्रू इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, उसके बाद वो ग्राफ प्लॉटर की तरफ चलते हैं. 2xy इज इक्वल टू -1. तो 2x वैल्यू इज -1.5, y वैल्यू इज 0.333. सो ये तो माइनस में आएगा आपका आंसर, लेकिन 2 टाइम्स 1.5 टाइम्स 0.3333
दैट्स इक्वल टू 1। ओके, 0.99 आ रहा है तो दैट्स इक्वल टू 1, तो -1 इज इक्वल टू -1, तो इट मीन्स कि मेरा आंसर सही है। अब इसको ग्राफ के थ्रू भी प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा कर लेते हैं। हमें मतलब एग्जाम में जब क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो ग्राफ बनाना तो नहीं होगा ना, और उसका आंसर देना नहीं, होगा? बनाना नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये दिस इज़ ग्राफ प्लॉटर। ओके, मेरे पास ये मैं रिमूव कर लेता हूँ। मेरे पास दो इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन के मेरे पास दो ग्राफ आएंगे। ओके, और दोनों ग्राफ कहाँ, कौन से लाइन पे, कौन से कोऑर्डिनेट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, उसी कोऑर्डिनेट्स को हम ऑलरेडी मैथमेटिकली हम उन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर चुके हैं। बट नाउ लेट्स सी कि हमारा आंसर सही है कि गलत। ग्राफ, आपका जो ग्राफ है वो उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अच्छा, इक्वेशन क्या था आपको याद है? ये लिखा हुआ आपने? अच्छा, इक्वेशन नहीं, एक इक्वेशन आपका है 2x 2xy equals minus 2x plus 3y plus 2 is equal to 0. Okay. I don't get just so much. It's like my favorite book. It's like mini. Yeah, it's mini such as island with water, so I can easily finish it. I love the book. I love. अच्छा, 2xy is equal to -1 ये करवा रहे हैं। ओके, सही है। और मुझे समझ नहीं आती कैसे बना 2x 2y ये माइनस। एक्चुअली ग्राफ पेपर पे आप इसको ड्रा कर सकते हो। एक ग्राफ में आपका क्या होगा, ग्राफ में आपका एक डिपेंडेंट एक्सिस होता है, एक आपका इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है। सो इंडिपेंडेंट एक्सिस इज योर y एक्सिस and dependent axis is your x axis. Okay, so this is your dependent axis, this is your independent axis. Dependent axis means ke your y value depend on the x value. Okay, x value आपने अपनी मर्जी से लेना है। this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5। x वैल्यू आपने अपनी मर्जी से लेना है, 1 2 3 4 5 पुट करने हैं इस इक्वेशन में, और y वैल्यू को आपने x के अकॉर्डिंगली पुट करना है। लाइक मेरे पास इक्वेशन क्या है कि 2xy इज इक्वल टू -1। इसमें आप x की वैल्यू 1 पुट कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, y वैल्यू विल बी इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका ये -1 है तो -0.5 आ रहे हैं, तो ये आपका एक पॉइंट ये हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट आपका एक आ गया। इसी तरह फिर x इज इक्वल टू 2 पुट कर लो। सो इस इक्वेशन में तो आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। सो इफ दिस इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2, तो ये आपका -1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 4। तो इस तरह इसने कहाँ तक गया कि कितने ज्यादा नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 तक या 100 तक? ये 0.25 आ रहे हैं, तो ये आपके यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये कर्व आपका कुछ इन सारे पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है इस तरह। ये तो इन्होंने इनफाइनाइट पॉइंट्स तक किए हैं, ये तो ग्राफ है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपने 2-3 पॉइंट्स तक इस तरह करना है और उसको लाइन को इस तरह ड्रा करना है। अच्छा, ये मेरे पास ये एक ग्राफ आ गया। सेकंड ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। 2x ओके, ये आपका दूसरा पॉइंट आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे देख लो, एक पॉइंट आपका यहाँ पे आ रहा है माइनस, एक पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो 0.5 इंटू -1 है, सही है। दूसरा पॉइंट आपका -1.5 इंटू 0.333 जो हमारा आंसर आ गया था।
सही है, सही है। ये ग्राफ आपका। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा वो कर लो कि जब आपका लीनियर ग्राफ होगा तो वो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, ओके। जिस तरह आप हमारे पास लीनियर इक्वेशन का, सॉरी, जब आपका इक्वेशन लीनियर होगा तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। नॉन लीनियर तो इक्वेशन ग्रीन एक लिनियर है, या वो आपका ग्रीन वाली लीनियर लाइन है। एक लिनियर या है। लीनियर को आपने किस तरह और अंडरस्टैंड करना फिर है? ब्लू लाइन लीनियर अगर उसकी पावर 1 हो। या दो या वन अल्फ़ाबेट हो, ओके। यहाँ पे देख लो, सो दिस इज नॉन लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे आपके दो अल्फ़ाबेट हैं, सही है। सही है। दिस इज लीनियर, यहाँ पे पावर भी वन। अगर यहाँ पे 2 मैं पुट करूँ एक्स स्क्वायर तो फिर ये आपका नॉन लीनियर हो जाएगा। ऑल्दो दिस इज वन अल्फ़ाबेट बट दिस विल बी नॉन लीनियर, ओके। या अगर यहाँ पे मैं एक्स वाई पुट कर लूँ सो दिस विल बिकम नॉन लीनियर। तो ग्राफ फिर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। नॉन लीनियर के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और लीनियर के लिए आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, ओके। अच्छा,